हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आप सभी का पुनः एक बार फिर स्वागत है। तो चलिए आज हम एक नया टॉपिक देखते हैं। कल क्लास नहीं हुई थी, इसके कुछ कारण थे, इस वजह से मैं क्लास नहीं ले पाया था। तो आज हम कंटिन्यू करते हैं। जो पहले वाली वीडियो थी उसमें हमने उच्च न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय और उससे संबंधित जो प्रश्न थे वो देखे थे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो केंद्र राज्य संबंध है, और इसमें विधायी संबंध, प्रशासनिक संबंध और वित्तीय संबंध और इनसे जुड़े हुए प्रश्नों पर विचार करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के हम इसे स्टार्ट करते हैं। और अभी तक जिसने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें और इसे अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें, इससे वो भी इसमें जुड़ जाएं। तो जो केंद्र राज्य संबंध है वो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि 7वीं अनुसूची में जो हमारे यहाँ पे संविधान है उसमें टोटल 12 अनुसूची दी है। उसमें से जो 7वीं अनुसूची है वो केंद्र राज्यों के बीच शक्तियों के विभाजन से संबंधित है। किससे? शक्तियों के विभाजन से संबंधित है। ठीक है। इसी में केंद्र राज्य के संबंध दिए गए हैं। उसमें 3 प्रकार के संबंध, एक एडमिनिस्ट्रेशन एंड प्रशासनिक, एक लेजिस्लेटिव जो विधायी संबंध, एक फाइनेंशियल यानी जो वित्तीय संबंध होते हैं, 3 तरीके के। तो सबसे पहले हम विधायी संबंधों की बात करते हैं। केंद्र और राज्यों के मध्य बेहतर संबंधों की स्थापना के लिए उनके मध्य विधायी, प्रशासनिक और वित्तीय संबंधों का वर्णन संविधान के भाग 11 और भाग 12 में किया गया है। तो जो भाग है उसके लिए आप देखेंगे कि भाग 11 और 12। तो भाग 11 में एक तो विधायी और एक प्रशासनिक, और भाग 12 में वित्तीय संबंधों की बात करी गई है। ठीक है। संविधान के भाग 11 में अनुच्छेद 245 से लेकर 255 तक, कहाँ से? तो 245 से लेके 255 तक केंद्र और राज्यों के विधायी संबंध के प्रावधान उल्लिखित हैं। ठीक है। तो कहाँ से? 245 से लेके 255 तक। अनुच्छेद जो 245 है उसके अनुसार संसद है वो भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग के लिए विधि बना सकेगी, और किसी राज्य का जो विधानमंडल है वो संपूर्ण राज्य या उसके किसी भाग के लिए विधि बना सकेगा। तो जो अनुच्छेद 245 है वो कहता है कि केंद्र और राज्यों के विधान की विषय वस्तु ठीक है। इसके बाद अनुच्छेद जो 247 है उसके तहत संसद को यह अधिकार है कि वो संघ सूची के विषय से संबंधित विधि के संदर्भ में अधिक अच्छे प्रशासन हेतु कुछ अतिरिक्त न्यायालयों की स्थापना कर सकती है। मतलब अनुच्छेद जो 247 है वो कहता है कि अगर संसद को लगता है कि अगर प्रशासन को और बेहतर बनाया जा सकता है, अगर
न्यायालयों की स्थापना करते हुए तो संघ सूची के विषय में से संबंधित विधि के संदर्भ में और न्यायालय बना सकती है। संविधान का जो अनुच्छेद 246 है, उसके तहत केंद्र और राज्यों के मध्य विधायी शक्तियों के बंटवारे के लिए 3 सूची, कौन से में, तो अनुच्छेद 240 में, ठीक है। संघ सूची 7वीं अनुसूची उसके लिए, राज्य सूची और समवर्ती सूची को संविधान की 7वीं अनुसूची में वर्णित किया गया है, ठीक है। तो उसके लिए अनुच्छेद कौन सा है, तो अनुच्छेद है 240 और अनुसूची कौन सी है, तो अनुसूची है 7वीं। संविधान के अनुच्छेद जब आप 248 को पढ़ेंगे तो इसके अनुसार अवशिष्ट विधायी शक्तियां, अवशिष्ट का मतलब है वो ना तो संघ सूची में है, ना वो राज्य सूची में है, ना वो समवर्ती सूची में, तो उसे फिर हम अवशिष्ट विषय में रखते हैं। और इसकी शक्ति है संसद को, एकमात्र शक्ति इसकी संसद को दी गई है। तो अवशिष्ट विषयों पर जो शक्ति का अधिकार है संसद को सौंपा गया है। जैसे यूएसए में अवशिष्ट विषय संसद कह सकते हैं और कौन, केंद्र सरकार कह सकते हैं, कौन, केंद्र सरकार, ठीक है। और यूएसए में राज्य सरकार को दिए गए, तो इतना अंतर है। क्योंकि हमारा जो संघ है वो कनाडा की पद्धति से प्रचलित है और उसमें जो संघ की अवशिष्ट शक्तियां हैं वो संघ को दी गई हैं अवशिष्ट शक्तियां। संविधान में हमने 101 बार संविधान संशोधन किया था और 2016 में किया था। इसके माध्यम से हमने अनुच्छेद 240 के तहत संसद को और प्रत्येक राज्य के विधानमंडल को संघ द्वारा या उस राज्य द्वारा अधिरोपित माल एवं सेवा कर, जैसे हम जीएसटी, गुड्स सर्विस एंड टैक्स, गुड्स एंड सर्विस टैक्स के संबंध में विधियां बनाने की शक्ति दी गई, ठीक है। साथ ही माल या सेवाओं के अंतरराज्य का मतलब है कि जैसे जी एमपी है और जीयूपी है, तो एक से दूसरे राज्य के अंदर, ठीक है, की स्थिति में माल एवं सेवा कर के संबंध में संसद को विधियां बनाने की अनन्य शक्ति होगी। तो अंतरराज्य जो व्यापार होता है, इंटर स्टेट, उनके लिए विधियां बनाने की जो शक्ति है वो किसको दी गई है, तो फिर वो केंद्र को है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो 249 है उसमें राज्य सूची के विषयों में या विषय के संबंध में संसद की विधायी शक्तियों से संबंधित है। इसके लिए एक पॉइंट है, एक कि अगर कोई राष्ट्रीय हित का मुद्दा है तो उस पे संसद, चाहे वो राज्य सूची का विषय हो, अनुच्छेद 249 के तहत राज्य सूची के विषय पर भी संसद विधायी शक्तियों से संबंधित विधि बना सकती है, उसकी ये शक्ति है। लेकिन इसके लिए कंडीशन है, कंडीशन ये है कि उसके लिए राज्यसभा को अनुमति देनी होगी, उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3। तो उपस्थित, देखिए यहाँ पे कुल नहीं है, उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 सदस्यों द्वारा समर्थित संकल्प, जिसे हम प्रस्ताव कहते हैं, द्वारा घोषित किया गया है कि राष्ट्रीय हित में आवश्यक या फिर समीचीन है कि संसद राज्य सूची के विषय जैसे माल सेवा कर पर क्या बनाए, विधि बनाए। तो संसद उस विषय यानी माल या सेवा कर पर कानून बना सकती है, ठीक है।
249 बात करता है राष्ट्रहितों के, राष्ट्रहित का कोई विषय है, और जो राज्यसभा है वो उपस्थित और मतदान करने वालों को 2/3 के माध्यम से और प्रस्ताव पारित करती है, तो फिर संसद उस पर विधि का निर्माण कर सकती है। अनुच्छेद जो 250 है उसके अनुसार राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया जाता है। किए जाने की स्थिति में संसद को राज्य सूची में वर्णित विषयों जैसे माल या सेवा कर पर विधि बनाने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। तो हमने देखा था कि आगे देखें कि भाग जो 18 है उसमें 3 प्रकार से आपातकाल है। अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356 ये राष्ट्रीय आपातकाल, ये राष्ट्रपति शासन बोलते हैं इसे अपन, और 360 वित्तीय आपातकाल। इनसे संबंधित विषयों पर जब आपातकाल लगा होता है किसी में, तो फिर अनुच्छेद 250 के तहत वो राज्य सूची में जो वर्णित विषय है उस पर भी विधि बना सकती है। ठीक है, और ये सेवा कर वाला मुद्दा तो है ही। इसके साथ ही अनुच्छेद जो 251 है उसके अनुसार यदि संसद ने जो 249 जो राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखकर जो विधियां बनाई और 250 जो इमरजेंसी को ध्यान में रखकर जो विधियां बनाई, विधियों और राज्यों के विधानमंडलों द्वारा बनाई गई विधियों में असंगति पाई जाती है तो संसद द्वारा बनाई गई या संसद द्वारा निर्मित विधि वैध होगी। मतलब ये कि उसी टाइम पे अगर केंद्र ने बनाई, सेंटर ने उसी टाइम पर अगर स्टेट ने बनाई, तो फिर इस जो केंद्र सरकार द्वारा बनाई गई विधि पहले मानी जाएगी, बाद में राज्यों की। मतलब सर्वोपरि प्राथमिकता केंद्र की विधि को दी जाएगी। इसके बाद जो अनुच्छेद 252 है इसमें होता है कि या तो 2 हों या फिर 2 से अधिक राज्य अगर सहमति से विधि बनाने की जो शक्ति है उस संसद और ऐसी विधि का किसी अन्य द्वारा अंगीकार किया जाना, मतलब वे चाहते हैं कि जो संसद हमारे लिए अगर विधि बनाती है, बट इसमें कंडीशन है कि उसमें कम से कम 2 होने चाहिए, अधिक कितने भी हो सकते हैं, तो फिर वो संसद ऐसी विधि का निर्माण कर सकती है। ठीक है, अनुच्छेद 252। 2 से जो 53 है उसके तहत संसद को किसी अन्य देश या देशों के साथ किसी संधि, करार या फिर अभिसमय अथवा किसी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, संगम या फिर अन्य निकाय में से किए गए किसी विनिश्चय के कार्यान्वयन के लिए भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग के लिए कोई विधि बना सकती है। तो जब कोई अंतर्राष्ट्रीय समझौता, क्या अंतर्राष्ट्रीय समझौता होता है तो उसके लिए फिर अनुमति लेने की जरूरत नहीं है, 253 के तहत सीधा वो विधि का निर्माण कर सकती है। इस तरह जो विधायी संबंध है वो पूर्ण होते हैं। उसमें बस पॉइंट ये है कि कुछ अनुच्छेद है इन पर, जैसे केंद्र की जो सूची है उस पर केंद्र सरकार करेगी या संसद करेगी, राज्य सूची पर राज्य का विधानमंडल करेगा, और समवर्ती सूची पर दोनों को विधि के निर्माण का अधिकार है। और जो अवशिष्ट विषय हैं उस पर सेंट्री बना सकता है। इसके साथ ही कुछ आपवादिक विषय हैं, यानी इमरजेंसी जो प्रोविजन है उसमें जो राज्य की जो या राज्य सूची है उस पर भी केंद्र सरकार विधि का निर्माण कर सकती है। अब है प्रशासनिक संबंध। तो संविधान के भाग 11 में जो पहला चैप्टर था उसमें विधायी, दूसरे में प्रशासनिक संबंध, अनुच्छेद 256 से 263
वो 245 से 255 पहले वाले थे। तो 256 से 263 के तहत केंद्र और राज्यों के मध्य प्रशासनिक संबंधों का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 256 के अनुसार प्रत्येक राज्य की जो कार्यपालिका शक्ति का इस प्रकार प्रयोग किया जाएगा जिससे संसद द्वारा निर्मित विधियों का जो अनुपालन है वो क्या रहे, सुनिश्चित रहे, तथा संघ की जो कार्यपालिका शक्ति का विस्तार किसी राज्य को ऐसे निर्देश यानी निर्देश देने तक होगा जो भारत सरकार को इस प्रयोजन के लिए प्रतीत होता है। ठीक है। अनुच्छेद जो 257 के तहत संघ सरकार कुछ दशाओं में राज्यों पर नियंत्रण रखती है, यानी कुछ ऐसी कंडीशन होती है जिस पर राज्यों पर क्या रखती है, तो नियंत्रण रखती है। इस अनुच्छेद के अनुसार प्रत्येक राज्य की जो कार्यपालिका शक्ति है उसका प्रयोग इस प्रकार किया जाएगा जिससे संघ की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग प्रभावित न हो। मतलब ऐसा राज्य सरकार जो ऐसा कोई कार्य नहीं करेगी जो संघ सरकार पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है। और संघ की कार्यपालिका शक्ति का जो विस्तार है वो किसी राज्य को ऐसे निर्देश देने तक होगा जो भारत सरकार को इस प्रयोजन हेतु आवश्यक प्रतीत होता है। देखिए, एक अनुच्छेद है 355, इसमें केंद्र को राज्यों के संरक्षण की राज्यों की सुरक्षा की शक्ति है, सुरक्षा का प्रावधान है। तो राज्य जो केंद्र है वो सुरक्षा के लिए कार्य करता है। ठीक है। अनुच्छेद 258 के अनुसार जो राष्ट्रपति जी हैं वो किसी राज्य की सरकार की सहमति से, मान के चलिए जैसे एमपी है तो एमपी जो राज्य है उसकी सहमति से एमपी को, सरकार को या उसके अधिकारियों को किसी ऐसे विषय से संबंधित कृत्य यानी कार्य जिन पर संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है, यानी वो आते तो संघ के अंतर्गत है, या तो शर्त के या फिर बिना शर्त के सौंप सकता है। ठीक है। अनुच्छेद जो 258 है उनके अनुसार किसी राज्य का जो राज्यपाल है वो भारत सरकार की सहमति से उस सरकार को या उसके पदाधिकारियों को ऐसे विषय से संबंधित कृत्य जिन पर उस राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है सशर्त या फिर बिना शर्त सौंप सकता है। तो इसमें उल्टा है। अनुच्छेद जो 262 है उसके अनुसार जो संसद है वो जैसे विधि के द्वारा, जैसे कोई अंतरराज्यिक नदी एंड एक राज्य से ज्यादा राज्यों में उसका फैलाव है, जैसे कृष्णा नदी, कावेरी नदी और गोदावरी इत्यादि, या फिर नदी दून के उसके जल के प्रयोग, वितरण या फिर नियंत्रण से संबंध में किसी विषय या परिवाद के न्याय निर्णय में या निर्णय के लिए उपबंध कर सकेगी। अनुच्छेद 263 के अनुसार तो जो अनुच्छेद 262 है उसमें मेनली ये बताया गया है कि जो अंतर्राज्यीय जल विवाद है उनके समाधान के लिए स्थायी न्यायाधिकरण, पहले अस्थायी होता था अब स्थायी न्यायाधिकरण करण का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही इसमें चेंजिंग ये है कि अब एक समिति की भी स्थापना की जाएगी जो समाधान पर विचार करेगी, और जो अधिकरण है यानी ट्रिब्यूनल है
उसे बाध्यता है कि वो जो अपना निर्णय देगा और मानना भी बाध्यकारी है। ठीक है, पहले ये चीज नहीं थी। तो अनुच्छेद जो 263 है उसके अनुसार राज्यों के बीच अगर विवाद होता है, यानी एक से अधिक राज्यों के बीच अगर विवादित होता है, तो उसकी जांच करने और उन पर सलाह देने कुछ या सभी राज्यों के अथवा संघ या एक या अधिक राज्यों के सामान्य हित से संबंधित विषयों के जो अन्वेषण और उन पर विचार विमर्श करने या फिर ऐसे किसी विषय पर सिफारिश करने और विशेष रूप से उस विषय के संबंध में नीति और कार्रवाई के अधिक अच्छे समन्वय के लिए सिफारिश करने हेतु राष्ट्रीय आदेश द्वारा कितना घुमा दिया अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना कर सकेगी। तो इसमें मेनली ये है कि जो अनुच्छेद 263 है कितना टफ बना दिया है, उसमें अंतर्राज्यीय परिषद की बात करी गई है, बस इतना ध्यान रखना है। इंटर स्टेट काउंसिल, ठीक है, इंटर स्टेट COUNCIL काउंसिल की गई है। और इसका जो मेनली कार्य है वो है कि अगर राज्य यानी यहाँ तो एक राज्य है, यहाँ पर एक तरफ केंद्र है, इनके बीच में कोई विवाद होता है, यहाँ पर इधर राज्य है इधर भी राज्य है, तो विवाद होता है कोई, तो उनमें समाधान सुनिश्चित करना और अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय जो सहयोग और जो प्रतिस्पर्धा है, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को आगे बढ़ाना। ठीक है, और इसकी जो सबसे पहले स्थापना 1990 में हुई थी, राष्ट्रपति ने करी थी। अब इसके बाद हम तीसरा जो वित्तीय संबंध है उसे देखते हैं। तो जो हमने प्रशासनिक और जो विधायी संबंध देखे थे उनका भाग 11 में उल्लेख था 245 से लेकर कितने थे 263 या कितने तक लिख के बताइए। इसके साथ ही भाग 12 में अनुच्छेद 268 से 281 तक केंद्र तथा राज्य सरकारों के मध्य राजस्वों के बंटवारों से संबंधित सभी प्रावधान किए गए। अनुच्छेद जो 265 है उसके अनुसार कोई कर विधि के प्राधिकार के परिधि के प्राधिकार से ही आरोपित या संग्रहित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। मतलब यह है कि अगर सरकार कोई भी टैक्स लगाती है तो उसे कानून के द्वारा ही लगाया जाएगा। जैसे मैं बता देता, जैसे GST ही लगाया था सरकार ने, तो उसके लिए भी संविधान में संशोधन करना पड़ा था ना, 101 बार संविधान संशोधन 2016। इसी तरीके से अगर कोई टैक्स आरोपित करना चाहती है तो बिना विधि के टैक्स आरोपित नहीं किया जा सकता। ठीक है, इसके साथ ही जो अनुच्छेद 266 है उसके तहत भारत और राज्यों, एक चीज है इसमें कि जो भारत है और राज्य दोनों के लिए कॉमन है, संचित निधियों और लोक लेखा का उल्लेख किया गया है। तो जो अनुच्छेद 200 एक सेकंड 66 है उसमें दो निधियां हैं, एक तो संचित निधि, कौन सी संचित निधि, और एक है लोक लेखा निधि। तो कई बार पूछता है इन्हें, आप ध्यान रखना है इसे, लोक लेखा निधि। ठीक है, तो 266 में दो प्रकार की निधियों का उल्लेख किया गया है। इसके बाद यानी 266 के अंतर्गत संचित निधि और लोक लेखा निधि का एक दूसरा अनुच्छेद है 267, इसमें
भारत की आकस्मिकता निधि का उल्लेख किया गया है, कंटिजेंसी फंड की स्थापना कर सकेगी। 267 के तहत जो राज्य विधानमंडल है वो विधि द्वारा राज्य की आकस्मिकता निधि की स्थापना कर सकता है। ठीक है, तो वैसे विधिक है ये, लेकिन उसका उल्लेख संविधान में। तो 267 के तहत राज्य विधानमंडल अगर चाहता है तो राज्य की आकस्मिकता निधि की स्थापना कर सकता है। अनुच्छेद 268 में संघ द्वारा उद्गृहित किए जाने वाले यानी एक ऐसे कर इनको कलेक्ट करेगा संघ, और किंतु राज्यों द्वारा सॉरी उनको लगाएगा संघ और कलेक्ट करेगा राज्य, और विनियोजित किए जाने वाले शुल्क। ठीक है, 268 में। 269 में संघ द्वारा लगाए जाने वाले और संघ द्वारा इकट्ठे किए जाने बड़े राज्यों को सौंप देगा। अनुच्छेद 269 में अंतर्राज्यिक व्यापार या वाणिज्य के क्रम में माल और सेवा का अधिग्रहण और संग्रहण। अनुच्छेद 270 में तो 269 में क्या है, जीएसटी से संबंधित। ठीक है, हमने देख लिया था पहले। 270 में उदगृहित कर और उनका संघ और राज्यों के बीच वितरण, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन वाले कर रहे हैं वो 270 में। और 271 में कुछ शुल्कों और करों पर संघ के, तो 271 अधिभार। ठीक है, सरचार्ज। एक होता है सेस, तो जो दो तरीके लगाती है, इसमें अंतर है कि इनका जो पैसा आता है वो पूरा केंद्र रखता है, राज्यों में डिस्ट्रीब्यूशन नहीं किया जाता। ठीक है, इसके साथ ही अनुच्छेद जो 275 है उसके तहत राज्यों को संघ से ग्रांट कहते हैं अपने अनुदान की व्यवस्था की गई है। संविधान का जो 101वां संविधान संशोधन 2016 हुआ था जो जीएसटी से जुड़ा है, उससे अंतः स्थापित अनुच्छेद 279 क, तो 279 में माल और सेवा कर परिषद संबंधी प्रावधान किए गए। तो आपको ध्यान ही रखना है, बार बार प्रश्न पूछता है कि 279 ए है, उसमें जीएसटी काउंसिल की बात करी गई है। ठीक है, कौन सा है, तो 279 ए। अब भूलना नहीं है, इसको अच्छी तरीके से ध्यान रखना है। ठीक है, 280 के अनुसार जो राष्ट्रपति है उस संविधान के प्रारंभ के 2 वर्ष के भीतर तत्पश्चात प्रत्येक 5 वर्ष की समाप्ति पर या फिर ऐसे पूर्वोत्तर समय पर जैसे राष्ट्रपति आवश्यक समझे आदेश द्वारा वित्त आयोग का गठन करेगा। तो जो 280 है उसमें वित्त आयोग की बात करी गई है। अभी जो 16वां वित्त आयोग गठित हुआ है और उसके जो अध्यक्ष हैं वो अरविंद पनगड़िया है। ठीक है, तो जो करंट है अभी की। अब आपको बताना है कि 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन हैं। ठीक है, तो कुछ सिंह थे, आप नाम से बताइए। ठीक है, 16वें के मैंने आपको बता दिया जो इनका गठन हो गया है और उनका टर्म 5 साल तक रहेगा। जो वित्त आयोग है, पहली बात तो 280 280 के तहत, इसके साथ ही एक चीज और ध्यान है कि वित्त आयोग का जो गठन है वो अनुच्छेद के तहत होता है, बगैर विधिक इसमें प्रावधान है, लेकिन विधिक है या फिर अर्ध न्यायिक। तो कभी क्वेश्चन पूछे तो अर्ध न्यायिक लगाना है आपको। ठीक है, संवैधानिक नहीं है ये।
अभी पूछ लिया था ये प्रोफेसर के में भी पूछ लिया एग्जाम में। और गठन कौन करता है इसका, तो राष्ट्रपति करते हैं। आदेश द्वारा वित्ताय का गठन करेगा राष्ट्रपति द्वारा जो नियुक्त किए जाने वाले। इसमें तो एक तो अध्यक्ष होता है और 4 अन्य सदस्यों से, तो टोटल 5 1+4। ठीक है। अनुच्छेद 281 के तहत राष्ट्रपति जो वित्त आयोग द्वारा की प्रसिद्ध सिफारिश को उस पर की कार्रवाई कार्रवाई के स्पष्टीकारक ज्ञापन सहित संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाए। मतलब तो 281 की तरह उसकी जो रिपोर्ट है, रिपोर्ट वो राष्ट्रपति को सौंपता है और राष्ट्रपति उसे कहाँ संसद में रखवाता है और उस पर विचार विमर्श किया जाता है। ठीक है। और उस पर क्या कार्रवाई की इसके स्पष्टीकरण भी देने होते हैं। केंद्र राज्य संबंधों पर विचार करने के लिए किसी न्यायमूर्ति RS सरकारिया बहुत फेमस आयोग है की जो अध्यक्षता जून 1983 में एक आयोग का गठन किया गया था। कब, तो 1983 में। बी सिमरावन और SR सेन इसके अन्य 2 सदस्य थे। तो एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि कभी कभी वो ये पूछता है कि गठन कब हुआ था, जून 1983 में। अध्यक्ष कौन थे, SR सरकारिया। अध्यक्ष सभी को पता होता, लेकिन एक बार उत्तर प्रदेश में पूछ लिया था कि इनके सदस्य कौन थे, तो बी सिमरावन और SR सेन। तो 3 सदस्यीय आयोग था। ठीक है। इस आयोग ने जो अपनी रिपोर्ट है वो पूछ सकता है कि कब दी, तो 1983 में इसका गठन हुआ था जून में, और जनवरी 1988 में इसने अपनी रिपोर्ट सौंपी। केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित कुछ अन्य आयोग भी हैं, जैसे राजमन्नार आयोग 1969 में, पुंछी आयोग 2007 में। ठीक है। चलिए, तो अब हम प्रश्न से संबंधित विचार करते हैं। नोट्स आपने देख लिया है, 1 सेकंड आप रुकिए, थोड़ा सा मैं आता हूँ, 1 सेकंड होल्ड कर लेता हूँ। चलिए, तो हम स्टार्ट करते हैं। और सबसे जो पहला प्रश्न है कि भारत में केंद्र राज्य संबंध प्रभावित होते हैं, तो इसका आंसर तो चारों हैं। अब आंसर कैसे है, तो संविधान के प्रावधानों से तो सही है। संविधान में भी जो केंद्र और राज्य हैं उनके संबंधों का उल्लेख है, 7वीं अनुसूची भाग 11 भाग 12। ठीक है। नियोजन प्रक्रिया से, तो नियोजन प्रक्रिया से भी उनके संबंधों पर प्रभाव पड़ता है। राजनीतिक हितों की अंतर्विरोध से, तो इनसे भी पड़ता है कि केंद्र में किसकी सरकार है, राज्य में किनकी सरकार है। इससे भी उनके संबंधों में, जैसे केंद्र में अगर बीजेपी की है और राज्यों में बीजेपी के, तो अच्छे संबंध होंगे। अगर अपोजिट पार्टी होती है तो थोड़ा संबंधों में मनमुटाव होता है। चौथा है हुक्म चलाने की प्रबलता से। इस तरीके से ऑप्शन डी सही है। केंद्र जो और जो राज्यों के जो मध्य संबंध और बेहतर संबंधों की जो स्थापना के लिए उनके मध्य विधायी भाग 11, प्रशासनिक भाग 11 क्लोज 1 क्लोज 2, तीसरा है वित्तीय भाग 12। ठीक है। संबंधों का वर्णन संविधान के भाग 11 और लोग 12 में किया गया, दे दिया है। भारत में केंद्रीय नियोजन प्रणाली को अपनाया गया है। व्यवहार में देखने में आया है कि केंद्र एवं राज्यों में एक दलीय सरकारों के होने या विपरीत दलों की सरकारों के होने पर दोनों के मध्य संबंधों में उतार चढ़ाव आते हैं, यद्यपि राष्ट्र के विकास में बाधक है। भारत में केंद्र राज्य संबंधों पर
निर्भर करते हैं? तो संवैधानिक संवैधानिक प्रावधानों पर, परंपराओं और व्यवहारों पर, न्यायिक व्याख्याओं पर, बातचीत के लिए यंत्र विन्यास पर। जैसे अनुच्छेद 263 हमने देखा था, इंटरनेशनल जो काउंसिल है, ठीक है। तो सभी चारों हैं इसमें भी। तो भारत में जो केंद्र राज्य संबंध है, संवैधानिक प्रावधानों, परंपराओं, व्यवहारों, न्यायिक व्याख्याओं, बातचीत के लिए यंत्र विन्यास यानी मैकेनिज्म फॉर डायलॉग, इन विचारों पर निर्भर करते हैं। एक संघीय राज्य व्यवस्था में सम्मिलित है, देखिए क्या है संघीय राज्य व्यवस्था। सही उत्तर चुनना में संघ और राज्यों के बीच संबंध, ठीक है। राज्यों के मध्य संबंध ये भी होता है इसमें। समन्वय के लिए तंत्र, अनुच्छेद 263, नीति आयोग, और जो राज्यों की परिषदें हैं वो भी इसमें आती हैं, ठीक है। तो ये भी सही है। विवादों के लिए सुलझाने के लिए तंत्र हैं, जैसे जो अंतर्राज्यीय जल न्यायाधिकरण है, ठीक है, जल विवादों के लिए सुलझाने के लिए। तो इस तरीके से चारों, ऑप्शन ए बी चारों सही है। संघीय राज्य व्यवस्था में संघ और राज्यों के बीच संबंध, राज्यों के मध्य आपस में संबंध, पारस्परिक समन्वय के लिए तंत्र और विवादों को सुलझाने के लिए तंत्र, चारों ही सम्मिलित हैं। केंद्र राज्य संबंधों को विशेष रूप से किस प्रसंग में म्यूनिसिपल संबंध कहा जाता है? तो योजना प्रक्रम में राज्यों पर केंद्र के नियंत्रण के प्रसंग, देखिए क्या है म्यूनिसिपल संबंध का मतलब होता है कि जो राज्यों में 74वां संविधान संशोधन हुआ, उससे जो शहरी स्तर पर जो पंचायती राज्य गठित की गई थी, और उसकी जो म्यूनिसिपालिटी होती है उनको जो सेंटर केंद्र से यानी राज्य से ही क्या मिलता है, अनुदान मिलता है। तो उसी पर वो डिपेंड है। इसी तरीके से योजना प्रक्रम पे जो राज्य है वो डिपेंड किसके हैं, केंद्र पे। इस वजह से ने म्यूनिसिपल संबंध कहा जाता है, डिपेंडेंसी। म्यूनिसिपल संबंध का से सरकार की सभी स्तरों में आपसी भागीदारी और परस्पर सहयोग से है, ठीक है। केंद्र राज्य स्थानीय, भारत में पंचायती राज अधिनियम लागू होने के बाद स्थानीय विकास के लिए जो योजना निर्माण है, वित्तीय स्वायत्ता है, संसाधनों के संग्रह प्रबंधन में केंद्र राज्य तथा स्थानीय निकायों सभी की भागीदारी सुनिश्चित की गई है। इससे योजना निर्माण में राज्यों पर केंद्र का अत्यंत जो नियंत्रण अत्यंत सीमित हो गया है तथा केंद्र राज्य संबंधों में नया आयाम जुड़ा है, ठीक है। इस तरीके से अपन देख सकते हैं। तो भारतीय संघीय राजकोषीय संघवादी व्यवस्था में संसाधनों का जो केंद्र है, केंद्र द्वारा राज्यों को आवंटन किया जाता है। वर्तमान में निम्न में से कौन सा संसाधनों के आवंटन का माध्यम नहीं है, ठीक है। तो सहायक अनुदान दिए जाते हैं। केंद्र प्रायोजित जो योजना है, यानी जैसे जो केंद्र की योजना चल रही है, जैसे उज्ज्वला योजना है और भी कोई योजना है, तो उसमें केंद्र का हिस्सा रहता है, या तो 60-40 होता है या फिर 90-10 होता है, जो पूर्वोत्तर के राज्यों के लिए इस तरीके से प्रावधान रहता है। गाडगिल सूत्र के अंतर्गत योजना कार्यान्वयन के लिए स्थानांतरण, तो ये गलत है। कर विभाजन ये सही है। क्या पूछ रहा है, संसाधनों का आवंटन, तो कर टैक्स से भी जाता है, केंद्र प्रायोजित योजनाओं से जाता है, कुछ ग्रांट भी होती है जो हमने देखी थी अनुच्छेद 275, ठीक है। गाडगिल जो सूत्र के अंतर्गत योजना कार्यान्वयन के लिए राज्यों को स्थानांतरण पंचवर्षीय योजनाओं के संदर्भ में किया गया था।
योजना आयोग तथा पंचवर्षीय योजनाओं के समाप्त होने के साथ ही गाड़गिल सूत्र आधारित अनुदान भी अब राज्यों को संसाधनों के आवंटन का माध्यम नहीं है। भारतीय संविधान के 21 भाग में केंद्र राज्य विधायी संबंध दिए गए हैं। तो ये भाग 9 में, तो भाग 9 ना वो 11 है, ठीक है। भाग 10 में जो भाग 12 है, तो भाग 12 में मैंने आपको बता दिया कि वित्त संबंध है। भाग संबंध में वित्त सेवाएं आदि से संबंधित विशेषताएं। भाग 10 बताइए आप किससे संबंधित है? यूटी से नहीं, तो बताइए फिर किससे संबंधित है? तो भारतीय संविधान के भाग 9 की जो अध्याय 1 में विधायी संबंध 245 से 255, 7वीं अनुसूची की जो 3 सूचियां संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में विभाजित किया गया। संघ सूची में जो प्रविष्टि संख्या 97 है टोटल, लेकिन प्रविष्टि जो 2 का 42वें संशोधन से, 92 का 6ठे संशोधन से, 92 ख 92 बी 46वें संशोधन से जोड़ा गया। तो 3 2 का 92 का और 92 ख तथा प्रविष्टि जो 33 है उसे प्रविष्टि जो 92 है उसका लोप कर दिया गया, जिससे अब इस सूची में प्रविष्टि की संख्या कितनी है? तो 98 है। आपको ये ध्यान रखना है। केंद्र सरकार में कुल कितनी प्रविष्टि है, कुल कितने सब्जेक्ट है? तो 98। राज्य सूची में 66 थे, लेकिन 7वें संविधान संशोधन के द्वारा 36 और 42वें संशोधन के द्वारा 11, 9, 20, 29 और 101 संविधान द्वारा प्रविष्टि संख्या 52 से 55 का लोप किया है। अब इसमें कितने? तो 59। तो वहां पे 98 संघ सूची में, राज्य सूची में 59, ठीक है। तो कितने हटा लिए? 7 हटा दिए। समवर्ती सूची में अंत्य प्रविष्टि संख्या 47 थी, जो कि 52 हो गई है। 11 का, 17 का, 17 का, 20 का, 33 का ऐड करे गए। अब आपको बताना है कि 5 करे गए वो कौन कौन से है। एक आध मैं बता देता हूँ, जैसे न्याय का प्रशासन, और आप बताइए, ठीक है। इसके बाद केंद्र राज्यों के मध्य शक्तियों के वितरण के लिए भारत का संविधान 3 सूचियों को प्रस्तुत करता है। इनमें से 2 अनुच्छेद शक्तियों के वितरण को विनियमित करते हैं। तो भाग 4 और 5 तो है नहीं, क्योंकि भाग 1 से लेकर 4 में क्या है? तो संघ, ये उसका नाम क्षेत्र है। तो भाग 4 जो अनुच्छेद 2 और 3 के बनाई गई जो सूचियां उनके बारे में बात करता है। भाग 5 प्रारंभ में, सॉरी, अनुच्छेद 5 में प्रारंभ में नागरिकता की बात करी गई है। 56 और 57। तो 56 में क्या है बताइए, किससे संबंधित है 56? तो राष्ट्रपति से। तो आप बताइए 56 में क्या कार्यकाल या कुछ और है? अनुच्छेद जो 141, 142 न्यायपालिका से संबंधित है। 142 में पूर्ण न्याय की बात करी गई। 141 भी आदेश की बात करता है। 245 और 246 इससे संबंधित है, ठीक है। तो संविधान के अनुच्छेद 4 पहली और चौथी अनुसूची के संशोधन से, अनुच्छेद 5 प्रारंभ में नागरिकता की बात करता है। 56 और 57, तो 56 में राष्ट्रपति की पदावधि, 57 में अगर कोई व्यक्ति दूसरी बार निर्वाचन होना चाहता है उसके लिए पात्रता क्या है। तो इंडिया में तो कोई व्यक्ति 1 से अधिक बार राष्ट्रपति बन सकता है। 142 141 और 142 में
उच्चतम न्यायालय की शक्तियों के बारे में उपबंध है। जबकि अनुच्छेद 245 संसद और राज्य विधानमंडलों द्वारा बनाई जाने वाली विधियों के विस्तार की राज्य क्षेत्रीय सीमा को निश्चित करता है। और जो अनुच्छेद 246 है उस 7वीं अनुसूची की सूची एक संघ सूची, इसमें कितने, तो 98 विषय थे। शामिल किसी भी विषय पर केंद्र को। सूची 2 जो राज्य सूची थी, कितने थे इसमें बताइए, बताइए आपको कमेंट करके बताना है। मैं शामिल विषयों पर राज्यों को कानून बनाने की इजाजत देता है। और वही सूची 3 समवर्ती सूची के पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते। तो इसमें कितने थे बताइए, तो इसमें 47 थे, 52 हो गए, इसमें 66 थे, अब 59 हो गए हैं। ठीक है, इस प्रकार अनुच्छेद 245, 246 केंद्र और राज्यों के मध्य विधायी शक्तियों के वितरण के वितरण को विनियमित करता है। केंद्र राज्य संबंध किस सूची में है, तो इस 7वीं सूची में है केंद्र राज्य संबंधों का। इसमें 3 सूची है, एक संघ सूची, एक राज्य। संघ सूची पे केंद्र सरकार विधि बनाएगी, राज्य सूची पे राज्य, एक है समवर्ती सूची, इस पे दोनों बना सकते हैं। ठीक है, अब इसी के साथ मैं आपको और बता देता हूं कि भारतीय संविधान में टोटल 12 अनुसूची है, उनको आपको अच्छे तरीके से यहीं पे बता देता हूँ तो क्लियर हो जाएगा। तो ध्यान लगा के आप सुनिए। पहली जो अनुसूची है उसमें संघ और राज्य के नाम और नामों की बात करेगी। ठीक है, दूसरी अनुसूची वेतन की बात करती है पदाधिकारियों के, जैसे अध्यक्ष, जो विधायक का उपाध्यक्ष है राज्यसभा का, इसी तरीके। तीसरे में शपथ की बात करेगी, तो पहले वेतन लेंगे वो, उसके बाद शपथ। ठीक है, जो कि उल्टा है इसमें, फिर भी देखते हैं वो। तीसरा, चौथा, तो चौथा जो अनुसूची है उसमें ये बताया गया कि जो राज्यसभा है, क्या राज्यसभा, उसमें जो राज्यों को सीट दी गई है उसमें कितनी है। जैसे एमपी से कितनी है, 11। अब आपको बताना है कि जैसे यूपी से कितनी सीट है राज्यसभा में, इस तरीके से। तो चौथी अनुसूची सीटों के बंटवारे से संबंधित है। जो 5वीं अनुसूची है, बताइए किससे संबंधित है। 5वीं अनुसूची है वो अनुसूचित जनजाति से संबंधित है, जनजाति। और 6वीं अनुसूची भी एसटी से संबंधित है। इसमें अंतर इतना है कि जो 5वीं अनुसूची है और जो 6वीं अनुसूची है, तो 6वीं अनुसूची में केवल 4 राज्य, असम, मेघालय यानी ए यानी असम, ए एम यानी मेघालय, टी यानी त्रिपुरा और मिजोरम। तो ए एम टी एम, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। तो 4 जो पूर्वोत्तर के राज्य हैं उनका उल्लेख 6वीं अनुसूची में किया है। बाकी के जो देश हैं, जैसे 10 राज्यों का उल्लेख इसमें किया गया है। तो मात्र 4 राज्यों की बात करती है। और जो 5वीं अनुसूची है वो सभी की, जहां पर भी अनुसूची तो जाती है। ठीक है, 6ठी के बाद जो 7वीं अनुसूची है वो शक्तियों के बंटवारे की बात करती है, शक्तियों का वितरण। ठीक है, जो 8वीं अनुसूची है उसमें भाषा है, पहले कितनी थी आप बताएंगे, अब टोटल 22 भाषा है। ठीक है, तो 14 थी पहले, कंफर्म कीजिए। इसके बाद हमने 8वीं देख ली थी, और जो 9वीं है यहाँ पे दी है। तो 9वीं जो अनुसूची है
वो ये बताती हैं कि जो जमींदारी जो या फिर भूमि से संबंधित जो कानून है जितने भी वो इसी में रख दिए जाएंगे। ये अनुसूची पहले संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई थी। ठीक है, तो क्वेश्चन भी पूछ लिया कब, तो जवाहरलाल नेहरू के समय। तो भूमि कानून जो है उनके संरक्षण की बात करती है 90 अनुसूची। अब इसके बाद एक चार अनुसूचियां 11 और 12 तीन। तो 10वीं अनुसूची दल बदल कानून की बात करती है और इसको हमने 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ा गया था। इसमें ये बताया गया कि कोई अगर बीजेपी के टिकट पे जीत के आता है, वो कांग्रेस में चला जाता है, तो वो अयोग्य हो जाएगा। इसी तरीके से मतलब अलग अलग प्रावधान करे गए। इसमें जो अंतिम निर्णय है वो जैसे राज्यसभा में राज्यसभा का सभापति, लोकसभा में लोकसभा का सभापति, राज्यों में राज्यों के सभापति और अध्यक्ष लेते हैं। 11वीं अनुसूची 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा ऐड करी गई थी और पंचायती राज्यों की बात करती है। 12वीं अनुसूची 74वें, इसमें 29 विषय हैं और इसमें 18 विषय हैं। 74वें संविधान संशोधन के द्वारा ये भी 1992 में जोड़ी गई थी और ये पंच शहरी निकायों से संबंधित है। तो अब आपको क्लियर हो गया हो कि टोटल 12 अनुसूची में क्या क्या दिया गया है। ठीक है, फिर मैं आपको बता देता हूँ और जैसे जैसे को प्रश्न आएंगे तो एक बार और रिपीट कर दूंगा। तो देखिए 7वीं अनुसूची शक्ति के पृथक्करण की बात करती है। 6वीं अनुसूची में मैंने बताया था AMTM असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम जाइए मैम में और उसे उन्हें लाइन करिए। 8वीं अनुसूची में 22 भाषा 22। 9वीं अनुसूची में जो जमींदारी कानून है। ठीक है, इस तरीके से आप देख सकते हैं। तो अनुच्छेद जो 240 है उसके तहत केंद्र और राज्यों के मध्य विधायी शक्तियों के बंटवारे के लिए 3 सूचियां, संघ सूची 98 विषय, राज्य सूची 59 विषय, समवर्ती सूची 86 विषय। अब आपको बताना कि शिक्षा कौन सी सूची का हिस्सा है। ठीक है, इन्हें संविधान की 7वीं अनुसूची में बढ़ित किया गया है। विधायी शक्तियों, एक सेकंड, विधायी शक्तियों का केंद्र और राज्यों के मध्य जो वितरण है वो संविधान की निम्नलिखित में से किन सूचियों के सूचियों में। तो क्या पूछ रहा है, वितरण किसका, केंद्र और राज्यों के। तो हमने देखा था उसके लिए 7वीं अनुसूची है। 3 सूची है इसमें। पहली में 98 विषय जैसे केंद्र सूची, दूसरे में 59 जैसे राज्य सूची, तीसरे में 52 विषय समवर्ती सूची। 9वीं में हमने बताया था कि भूमि जो कानून आप ध्यान रख लिए बस ऐसे। 8वीं अनुसूची में 22 भाषा है। 6ठी अनुसूची में AMT और M असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। ठीक है, ऐसे ध्यान रखना है। इसके बाद वे विषय जिन पर केंद्र और राज्य सरकारें दोनों कानून बना सकती हैं उल्लिखित है वो तो समवर्ती सूची में। तो समवर्ती सूची 7वीं में आती है। इसमें 3 सूची हैं। इसमें केंद्र सरकार, जैसे इसमें जो मैंने बताया था आपको कि शिक्षा किसमें आती है, तो शिक्षा इसी में आती है। तो शिक्षा पे राज्य के भी, यूनिवर्सिटी या राज्य के भी कानून है और केंद्र के भी है, तो इन पर दोनों बना सकती है। संघ सूची पे संघ सरकार, राज्य सूची पे राज्य सरकार। कुछ अपवाद में जैसे अनुच्छेद 249, 250, 252 और 253 इन राज्य सूची के विषय हैं, बट इन पे भी केंद्र क्या बना सकता है, कानून। 249 राष्ट्रीय, 250 कब बताइए आपातकाल, 252 जब 2 या 2 से अधिक राज्य कानून बनाने की सिफारिश करते हैं या फिर
और 253 में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के लिए। अवशिष्ट सूची एक प्रश्न आता है कि अवशिष्ट सूची पहली बात तो किसके अंतर्गत आती है, तो पहली बात अवशिष्ट सूची केंद्र के अंडर में आती है। ठीक है, केंद्र किसके में, तो केंद्र के अंडर में आती है और इस पर केंद्रीय विषय बना। अवशिष्ट सूची में कौन से विषय हैं जो तीनों सूची में नहीं है, वो सब सारे अवशिष्ट सूची के विषय हैं। ठीक है, तो समवर्ती सूची जिसमें कितने 52 विषय हैं अभी प्रिंट में, पर संघ में फिर बता रहा हूँ मैं कि 98 है। एक बार कंफर्म कर लीजिए, मैंने तो कंफर्म कर लिया और कर लूंगा। 98 है या 100, कमेंट करके बताइए। राज्य में कितने 59, 66 थे पहले, दोनों कानून बना सकते हैं, परंतु यदि संघ और राज्यों के कानून में अगर अंतर विरोध होता है, मान के चलिए कि संघ ने राज्य ने दोनों ने बनाया, तो फिर संघ का कानून पहले लागू होगा। ठीक है, समवर्ती सूची में। पर इसका एक अपवाद है, वो भी बता देता हूं मैं आपको। अगर जे कानून संघ का है, जो राज्य का है, तो राज्य को राष्ट्रपति राज्यपाल अनुमति देते हैं। मगर अगर जे इसकी जो ये राष्ट्रपति के लिए भेज दिया राज्यपाल ने, और इससे पहले अनुमति मिल जाती है, तो फिर ये कानून लागू होगा, जे लागू नहीं होगा। ठीक है, तो इसमें एक अपवाद है। भारत में निम्नलिखित में से किसी शिशुओं और अवयस्कों के साथ साथ आर्थिक और सामाजिक नियोजन के लिए विधि निर्माण की शक्तियां प्रदत्त हैं, तो ये दोनों को, ऑप्शन सी केंद्र और राज्य सरकार को। ठीक है, संविधान का जब अनुच्छेद 2 से 46 पढ़ेंगे, जो 7वीं अनुसूची से संबंधित है, कि उस उपबंधों के तहत 7वीं अनुसूची में केंद्र और राज्यों के बीच विधायी विषयों के संबंध में त्रिस्तरीय व्यवस्था की गई है। संघ सूची 98, दूसरी सूची राज्य सूची 59 और सूची 3 समवर्ती सूची 52। ठीक है, शिशु और जो अवयस्क है वो प्रविष्टि 5 तथा आर्थिक और जो सामाजिक योजना है वो प्रविष्टि 20 के तहत समवर्ती सूची का है। और ये समवर्ती सूची का है, तो फिर अतः इन विषयों के संबंध में जो कानून बनाने का अधिकार है वो केंद्र भी बना सकता है और राज्य भी। अतः संविधान में शिशुओं और अल्पवयस्कों के साथ साथ आर्थिक एवं सामाजिक नियोजन के लिए विधि निर्माण की जो शक्तियां हैं वो केंद्र और राज्य सरकार दोनों को प्रदत्त हैं। भारतीय संविधान में अवशिष्ट जो शक्तियां हैं किसमें सन्निहित है, तो संसद में। संसद फिर आप केंद्र सरकार कह सकते हैं। अवशिष्ट का मतलब है जो राज्य सूची में भी नहीं है, संघ सूची में नहीं है और समवर्ती सूची में भी नहीं है। केंद्रीय मंत्रिमंडल और एक है मंत्रिपरिषद। अब आपको बताना है कि इनमें क्या डिफरेंस है। और केंद्रीय मंत्रिमंडल भारतीय संविधान के एक अनुच्छेद में दिया गया है। कौन से में, मैं ऑप्शन दे देता हूं आपको। अनुच्छेद 352, 353, 354, 355, इनमें से कौन सा अनुच्छेद जो केंद्रीय मंत्रिमंडल की बात करता है, जिसे अपन इंग्लिश में कैबिनेट कहते हैं। कमेंट करिए, धुआंधार बताइए आप। ठीक है, लिख लिए, पोस्ट करके लिख लेना। ठीक है, तो संविधान का जो अनुच्छेद 248 है, इसी में बताया गया है कि संसद को किसी ऐसे विषय के संबंध में जो समवर्ती सूची या राज्य सूची में प्रकटित नहीं है विधि बनाने की अनंत शक्ति है। अवशिष्ट विषय कौन से अनुच्छेद में, तो 248 अवशिष्ट विषयों की बात करता है। पूर्णतः संघीय व्यवस्था
में अवशिष्ट विधायी शक्तियां प्राय राज्यों को प्रदान की गई है, जैसे कि संयुक्त राज्य अमेरिका की संघीय प्रणाली में अवशिष्ट विधायी शक्तियां राज्यों को। तो हमारे यहाँ पर थोड़ा अंतर है, क्योंकि हमारी जो पद्धति है वो कनाडा से ली गई है, और कनाडा में जो राज्य हैं वो अवशिष्ट विषय वो केंद्र को, बट यूएसए में जो अवशिष्ट विषय हैं वो राज्यों को दिए गए। इतना आपको अंतर ध्यान रखना है। भारतीय संविधान में अवशिष्ट अधिकार, अवशिष्ट मतलब जो किसी भी विषय में नहीं, सूची में नहीं है, तो यहाँ पर किसको, संघीय सरकार को दिए गए। और इसके लिए अनुच्छेद कौन सा, 248 राज्य सरकार को दिए गए, गलत है। संघीय तथा राज्य सरकार दोनों को दिए गए, ये भी गलत है। न संघीय तथा राज्य को, तो ये भी गलत है। पहला सही है, संघीय सरकार को दिए गए। अनुच्छेद 248 आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद जो अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 249 संबंधित है। तो मैंने आपसे बताया था कि मेनली जो राज्य सूची है, कौन सी राज्य सूची है, 59 में पहले 66 विषय थे, अब 59 विषय हैं। तो इन पे मेनली जो कानून बनाने की शक्ति है वो राज्य की होती है, मगर कुछ अपवाद हैं। अपवाद में 249 है, 250 है, 252 है और 253 है। तो 249 कहता है कि राष्ट्र हित का कोई मुद्दा है और राज्यसभा उपस्थित और मत देने वालों का 2/3 से प्रस्ताव पारित करती है। देखिए इसमें टोटल की बात नहीं करेगी, उपस्थित। 250 में आपातकाल, 252 में 2 या फिर 2 से अधिक मतलब 5, आज ज्यादा भी हो सकते हैं, तो फिर उस पर कानून बना सकती है। 253 में अंतर्राष्ट्रीय समझौते को लागू करने के लिए कानून बना सकती है। तो इस तरीके से इसका देखिए ऑप्शन डी है। राज्य सूची के विषयों के संबंध में संसद की विधायी शक्तियों से संबंधित है क्या, तो 249। अब हम इसे डिटेल में देख लेते हैं। तो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 249 है वो राज्य सूची के विषयों के संबंध में संसद की विधायी शक्तियों से संबंधित है। इस अनुच्छेद के खंड 1 के अनुसार यदि राज्यसभा ने उपस्थित, देखिए टोटल नहीं है, आपको ये ध्यान रखना है, जो राष्ट्रपति में या न्यायाधीश के लिए होता है, तो यहाँ पर उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 यानी मिनिमम 2/3 होना चाहिए कि सदस्यों द्वारा समर्थित संकल्प से यह घोषित किया है कि राष्ट्रीय हित में आवश्यक और समीचीन है कि संसद राज्य सूची के ऐसे विषय या माल या सेवा कर के संबंध में जो उस संकल्प में विनिर्दिष्ट है विधि बनाए, तो संसद उस विषय के संबंध में भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग के लिए विधि बना सकती है, ठीक है। तो इसके लिए कंडीशन क्या है कि राज्यसभा को प्रस्ताव पारित करना हो। दूसरा है कि अनुच्छेद 249 के खंड 1 के अंतर्गत जो प्रस्ताव पारित किया जाता है उसकी वैलिडिटी यानी किस निम्न में से किससे अधिक समय के लिए प्रवर्तन नहीं रहेगा, तो 1 वर्ष रहता है। कितना, 1 ईयर, आपको अच्छी तरह ध्यान रखना। अनुच्छेद 249 के खंड 2 के अनुसार खंड 2 के अंतर्गत जो पारित प्रस्ताव है वो 1 वर्ष में या 1 वर्ष से अधिक समय के लिए प्रवर्तन नहीं रहेगा, परंतु यदि और जितनी बार ऐसे संकल्प को बनाए रखने का अनुमोदन करने वाला संकल्प खंड 1 में उपबंधित रीत से पारित हो जाता है, तो उतनी ही बार ऐसा संकल्प उस तारीख से जिसको वो इस खंड के अधीन या प्रवर्त नहीं करता है 1 वर्ष की अवधि तक प्रवर्त रहेगा। तो 1 साल रहती है, बस आपको ये ध्यान रखना है। थोड़ी इसमें लैंग्वेज टफ है,
राज्यसभा द्वारा संविधान के अनुच्छेद 249 के अंतर्गत पारित संकल्प, जिसके द्वारा संसद को राज्य सूची के विषय पर राष्ट्रीय हित में विधि निर्मित करने का अधिकार दिया गया, प्रवृत्त रहता है 1 वर्ष से अधिक नहीं। तो कितना? 1 वर्ष। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अनुसार भारतीय संविधान में अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में प्रावधान है? तो जो अंतर्राज्यीय परिषद है उसके लिए हमने देखा था अनुच्छेद 263। 262 था वो अंतर्राष्ट्रीय जो जल विवाद है, अंतर्राज्यीय जल विवाद उनसे संबंधित है। अनुच्छेद देखिए 262 दिया भी। अनुच्छेद जो 265 है वो आप बताइए और 264 भी बताइए आप, ठीक है। तो अनुच्छेद 263 केंद्र और राज्यों के बीच समन्वय स्थापित, देखिए कोऑर्डिनेशन बनाने की बात करता है। इसीलिए राष्ट्रपति को एक अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना करने की शक्ति प्रदान करता है यदि उसे यह प्रतीत होता है कि उसकी स्थापना लोक हितों की स्थिति के लोगों के हितों को बढ़ावा देती है। इनकी स्थापना राज्यों के बीच विवादों की जांच करने, उन पर सलाह देने, कुछ या सभी राज्यों के अथवा संघ या एक या अधिक राज्यों के सामान्य हित से संबंधित विषय का अन्वेषण और उन पर विचार करने, ऐसे किसी विषय पर सिफारिश करने, विशेष रूप से उस विषय के संबंध में नीति और कार्रवाई के लिए अधिक अच्छे समन्वय के लिए सिफारिश करने के लिए राष्ट्रपति के आदेश द्वारा की जाती है। अंतर्राज्यीय परिषदों का स्रोत संविधान उल्लिखित प्रावधानों के तहत इसकी स्थापना होती है। देखिए कितना घुमा दिया है, मैं सिंपल बता देता हूँ। अनुच्छेद 263 अंतर्राज्यीय परिषद इंटर स्टेट काउंसिल, इसका मैंने बता भी आपको पहले ही बताया था कि एक राज्य एक केंद्र अगर कोई समस्या है तो इनको सुलझाने के लिए इधर में 4 राज्य इधर में 3 राज्य, तो राज्यों राज्यों के बीच अपने एक तरफ बहुत सारे राज्य एक तरफ केंद्र, उनके बीच संबंधों को स्थापित करने के लिए और मजबूत करने के लिए और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के लिए इसकी स्थापना की गई। और इसकी जो स्थापना 1990 में की गई थी पहली बार। अब आपको कमेंट करनी है कि उस समय जो 90 में की गई थी उस समय किसकी सरकार थी। तो एक अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की जा सकती है तो राष्ट्रपति द्वारा। जो क्षेत्रीय परिषद हैं वो भी, उनकी स्थापना कब की गई? तो वो भी एक्ट के तहत की गई, ठीक है। संसद द्वारा तो ही नहीं, राष्ट्रीय विकास परिषद जी केवल कार्यपालिका के प्रस्ताव द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, कार्यकाल नॉर्मल प्रस्ताव द्वारा 1952 में, ठीक है। क्षेत्रीय परिषद में एक पूर्वोत्तर की परिषद है, उसकी स्थापना 1971 में की गई थी। और इसकी स्थापना क्षेत्रीय परिषद की स्थापना किस अधिनियम से की गई आप बताएंगे, जैसे आपको ध्यान रहे। अंतर्राज्यीय परिषदों का निर्माण स्रोत कौन है? तो संवैधानिक है, क्योंकि अनुच्छेद जो 263 है वो सीधी बात करता है। इसकी 1990 में स्थापना की गई थी। इसके लिए एक समिति भी है, इसकी बैठक भी होती है। इसके जो अध्यक्ष हैं वो होम मिनिस्टर हैं, HM, ठीक है। और जो अंतर्राज्यीय परिषद है उसकी स्थापना PM करते हैं, ठीक है। योजना आयोग की स्थापना, तो योजना आयोग तो खाली कार्यपालिका का के प्रस्ताव के माध्यम से हुई थी, कब? 1950 में। अब इसकी जगह पे नीति आयोग, जिसकी स्थापना 2015 में 1 जनवरी, ठीक है, हुई थी। इसके बाद और क्या है? तो संसदीय कानून के तहत
जैसे जो 1971 में पूर्वोत्तर परिषद बनी थी, और जो क्षेत्रीय परिषद है, क्षेत्रीय परिषद हमारे यहाँ पर कितनी है, 5 है, 6 है, बताइए। और आप ये भी देखिए कि जो आपका स्टेट है कौन सी क्षेत्रीय परिषद के अंतर्गत आता है। जैसे मैं मध्य प्रदेश से हूँ, तो मेरा जो राज्य है वो मध्य प्रदेश के अंतर्गत आता है, यानी मध्य की जो क्षेत्रीय परिषद है उसके अंतर्गत। यूपी वाला भी इसी के अंतर्गत आता है। निम्नलिखित में से कौन अंतर्राज्यीय परिषद का गठन करने के लिए अधिकृत है? तो राष्ट्रपति करते हैं, 1990 में पहले करी गई थी। इसकी जो संरचना है उसमें मान लीजिए कि पीएम होते हैं, सीएम होते हैं, उनके वित्तीय अधिकारी वगैरह भी होते हैं, राज्य के राज्यपाल होते हैं, यानी जहाँ यूटी वालों के, इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है इनका। तो मेनली इन पे जो जोर दिया जाता है वो इस पे दिया जाता है कि जो एक दूसरे राज्यों के बीच जो विवाद हैं, देखिए जो जल विवाद से संबंधित ही मुद्दा समझ लें, तो उससे प्रयास किया जाता है कि उसे यहीं पे सुलझा लिया जाए। इसीलिए अनुच्छेद 262 के तहत न्यायाधिकरण स्थापित करने की जरूरत न हो। तो इसमें कोई भी विवाद जो राज्यों के बीच या केंद्र के बीच होता है वो आ सकता है, और इसका समाधान आपसी सहमति से, किससे? सहमति से। देखिए इसमें मतदान कुछ नहीं होता, सहमति से, सभी की सहमति से इसमें समाधान ढूंढे जाते हैं। इस तरीके से देख सकते हैं अपन, ठीक है। इसका जो अध्यक्ष वो प्रधानमंत्री होता है, गृह मंत्री उसकी जो समिति है उसकी अध्यक्षता करता है। इसका कोई मतलब नहीं है, इसके द्वारा कानून बनाए जाते हैं समय समय पर। उसके तहत ही जो क्षेत्रीय परिषद है और जो पूर्वोत्तर परिषद है उसकी भी स्थापना की गई थी। तो आज हम यहीं पे होल्ड करते हैं, और कल से हम इसके जो आगे वाले प्रश्न है वो देखेंगे। तो कल की वीडियो में चैप्टर समाप्त हो जाएगा। तो धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो आप इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और दोस्तों को भी। अगर आप में से कोई यूजीसी नेट की तैयारी कर रहा है तो वो हमारे इसी चैनल पर बना रह सकता है, और यहाँ पे हम यूजीसी नेट के लिए फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर दोनों के लिए क्लास लेके आएंगे। जैसे इसके बाद खत्म हो जाएगा तो फिर हम और आगे प्रैक्टिस कराएंगे और थ्योरी भी लेके आएंगे। अगर कोई आईएएस पीसीएस को टारगेट कर रहा है तो रामप्रसाद आईएएस पर जाके वहाँ पे उससे सब्सक्राइब कर ले। वहाँ पे भी अभी मैं इन वीडियो को ही अपलोड कर रहा हूँ दोनों जगह पे। तो जैसी खत्म हो जाएगी तो वहाँ पे फिर जैसे पूरी हिस्ट्री या ज्योग्राफी अदर सब्जेक्ट स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे हम अभी पॉलिटी से संबंधित देखेंगे यूजीसी नेट के लिए, ठीक है। और एक दूसरा एक और चैनल है उसमें मैंने अभी एक ही वीडियो अपलोड करी है, वो लिंक इसकी डिस्क्रिप्शन में दी है, रामप्रसाद न्यूज एंड एनालिसिस, जो RN लगा होगा उसमें। देखिए उसमें एक ऐसा मैं आपको बता देता हूँ, उसमें RNA ऐसा एक पोस्ट बना होगा, ब्लैक ब्लैक फिर इसके ऊपर रेड रेड, ठीक है। तो वहाँ पे जाके उसको भी सब्सक्राइब कर लिए। तो धन्यवाद। कल क्लास नहीं हुई उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, थोड़ी कुछ पर्सनल मैटर हो गया तो उसकी वजह से। अब आपकी जो क्लास है वो डेली होगी, एक आध बारी मिस हो सकती है। तो धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।